जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन में। आज आपका तारीख है 26 अगस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड करंट अफेयर की। तो पहला करंट अफेयर आपके सामने ये है कि रांची के धुरवा स्थित, ध्यान रखिए दोस्तों, रांची के धुरवा स्थित में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कन्वेंशन सेंटर का जो निर्माण किया जा रहा था, उसके लिए जो सीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो ये स्मार्ट सिटी परियोजना है, इसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 2018 में रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? तो बात यह है कि रांची में जितने होने वाले जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाना, ठीक है। कि रांची में मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, चाहे फंक्शन हो रहा है, किसी प्रकार का प्रोग्राम करवाना है, किसी प्रकार का इवेंट करवाना है, तो रांची में या झारखंड में कहीं पर भी ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर लोगों के लिए सही ढंग से कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके। इसलिए एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है ताकि एक बेहतर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा सके और वहाँ पर हम किसी प्रकार का प्रोग्राम हम करवा सकें, ठीक है। तो उसके लिए रांची के धुरवा स्थित में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ही कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और इसका कार्यक्रम 2018 शुरू कर दिया गया था, लेकिन बीच में कार्यक्रम को रोक दिया गया। अब बात करते हैं कन्वेंशन सेंटर की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, इसकी कुल क्षमता 5000 लोगों की है, अर्थात यहाँ 5000 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 9 लाख वर्ग फीट का होगा। इसमें 3 बड़े ऑडिटोरियम हॉल होंगे, 3 बड़े ऑडिटोरियम हॉल, यानी कि जहाँ पर प्रोग्राम या फंक्शन होता है। साथ ही इसमें डबल बेसमेंट पार्किंग होगा, यानी कि जहाँ पर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। साथ ही इसका निर्माण, ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा तथा इसका निर्माण L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, L&T कंपनी, ठीक है, आप इस कंपनी का नाम सुनते होंगे। अभी रांची में जितने भी ओवरब्रिज बने हैं उसमें इसी कंपनी के द्वारा ही उसको बनाया गया है। जो ये कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, इसकी कुल लागत 391 करोड़ रुपये के आसपास की है। और ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, इसका आकार कैसा होगा? तो दोस्तों, इसका आकार होगा G+2, ठीक है ना। इसका आकृति कैसी होगी दोस्तों? तो G+2 की आकृति के अनुरूप होगा। आई होप आपको दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ बिना देरी किए हुए। चलिए अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ध्यान रखिए दोस्तों, अगला करंट अफेयर क्या है आपका? तो अभी वर्तमान समय में आपको पता होगा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 समितियों का गठन किया गया है, क्योंकि इस साल 3 ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती आने वाली है। तो पहले हैं भगवान बिरसा मुंडा, फिर हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान देने वाली ये है बात इसमें कि प्रधानमंत्री के मोदी जी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है, उलूहातू में हुआ था। दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, माफ़ कीजिएगा, उलूहातू, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पड़ गया दोस्तों? खूंटी में। कहाँ पड़ गया दोस्तों? खूंटी। रांची से ही कटकर खूंटी बना है 2007 में, ठीक है ना। तो उलीहातू में हुआ था, वर्तमान में खूंटी में पड़ता है। अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ धार्मिक सुधारक भी थे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जितनी भी धार्मिक रूढ़ियाँ थी उनका खंडन किया गया, ठीक है। इसे इनको धार्मिक सुधारक की उपाधि भी दी जाती है, इसलिए इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि धरती आबा किसे कहा जाता है। इनके द्वारा उलगुलान विद्रोह की शुरुआत की गई थी, अर्थात उलगुलान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भगवान बिरसा मुंडा थे। इसकी शुरुआत 1895 में की गई थी। साथ में इनकी मृत्यु 1900 में हो गई थी कोलेरा के कारण। ध्यान रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कोलेरा के कारण हुई थी। और कब हुई थी? 1900 में हुई थी। सबसे बड़ी बात इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पूछा जा सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं टिक कर दे रहा हूँ कि आगे चलकर 21 नवंबर 2021 से, ध्यान रखिए दोस्तों, 21 नवंबर 2021 से 15 नवंबर, ध्यान रखिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। पूरा बात याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना बात याद रखिएगा दोस्तों कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है झारखंड के अंदर, ठीक है। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला करंट अफेयर ये रहा आपके सामने।
मैंने आपको दोनों बातें रिकॉल करवा दिया था, ठीक है। कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक और समिति गठन किया गया है और वो समिति गठन सरदार पटेल की जयंती के लिए किया गया है, क्योंकि सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती आने वाली है, ठीक है। क्योंकि इनका जन्म भी कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वहीं पर भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो सरदार पटेल की जयंती भी 150वीं जयंती आने वाली है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है, ठीक है, मतलब किया जाने वाला है। अच्छा, बात करें कि सरदार पटेल कौन थे, तो सरदार पटेल भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ में ध्यान रखिए दोस्तों, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके द्वारा ही भारत को एकीकृत किया गया था। अच्छा, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ये देश के पहले गृह मंत्री थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। उनके नाम पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके द्वारा ही देश को एकीकृत किया गया था, तो इनके नाम पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यानी देश को एकीकृत करने के लिए जो इनके द्वारा कार्य किया गया था इनके सम्मान में, ठीक है ना, उनको एक सम्मान देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या बोल सकते हैं स्टैच्यू है, ठीक है। कहाँ है दोस्तों, ये नर्मदा नदी किनारे है, गुजरात में पड़ गया। कहाँ पड़ गया दोस्तों, गुजरात में पड़ गया, नर्मदा नदी किनारे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए, अच्छा बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी के अलावा इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी 100वीं जयंती आने वाली है। इनके द्वारा एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, रोज नया गीत मैं गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। तो उनकी 100वीं जयंती आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया है। चलिए बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री थे और ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, अर्थात इन्होंने 3 बार शपथ लिया था। सबसे पहली बार ध्यान रखिए दोस्तों, ये 16 मई से 1 जून के लिए बने थे, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। आगे चलकर दूसरी बार कब बनते हैं, तो 1998 से 1999 के बीच बनते हैं और ये दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसी समय देश का दूसरा परमाणु परीक्षण किया जाता है राजस्थान के पोखरण में। ध्यान रखिएगा, देश का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया जाता है दोस्तों, राजस्थान में किया जाता है और 1999 में किया जाता है, ठीक है। दूसरा परमाणु परीक्षण किया जाता है। पहला परमाणु परीक्षण, देश का पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में। और तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बनते हैं, तो 1999 से 2004 के बीच बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके समय हुआ था और इनका साथ किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो आप एक नाम जानते होंगे हमारे देश के, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अब बात समझते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि देवघर की श्वेता शर्मा, ध्यान रखिए दोस्तों, देवघर की श्वेता शर्मा को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025, ठीक है। तो जो देवघर यानी झारखंड में जो देवघर स्थान है वहाँ की श्वेता शर्मा, ठीक है, उसको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 मिलने वाला है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जो कि किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया है, इसलिए इनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 सम्मानित किया जाने वाला है। चलिए अगला पॉइंट ये दोस्तों कि बेंगलुरु की प्रसिद्ध साहित्य संस्था, बेंगलुरु की प्रसिद्ध साहित्य संस्था शब्द, ध्यान रखिए दोस्तों, एक ये संस्था का नाम है शब्द, ठीक है ना। ने वर्ष 2025 के लिए अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान, ठीक है ना, इनके द्वारा एक सम्मान दिया जा रहा है अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान के लिए झारखंड की, ठीक है ना, कवित्री जय सिंता, ठीक है ना, कवित्री जय सिंता को चुना गया है, ठीक है ना, यानी अर्थात इस सम्मान के लिए झारखंड की कवित्री जय सिंता को चुना गया है तथा उनके द्वारा एक कविता संग्रह लिखा गया है जिसका नाम है प्रेम में पेड़ होना, प्रेम में पेड़ होना, इनके द्वारा एक कविता लिखा गया है और उसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो बेंगलुरु की जो प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था है शब्द, ठीक है ना। और कौन सा सम्मान है, तो अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है 2025 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई दोस्तों। मैंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में लिखने का प्रयास किया है ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलिए फिर भी हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं कि झारखंड, ठीक है, झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, आपको पता होगा वर्तमान अभी पिछले 1 महीने में
झारखंड के 2 जो नेता थे उनका निधन हो गया है। पहले थे आपके शिबू सोरेन और दूसरे थे रामदास सोरेन, ठीक है। तो ये रामदास सोरेन हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इनका भी देहांत हो चुका है। अब देहांत होने के बाद क्या हुआ है दोस्तों, इनका जो विधानसभा जो क्षेत्र था घाटशिला, ठीक है। तो अब इनके मरने के बाद घाटशिला विधानसभा का स्थान रिक्त हो चुका है। तो अब वहीं पर उसकी उपचुनाव की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इनका सीट खाली हो चुका है, अब ये मर चुके हैं। तो घाटशिला में कोई अब एमएलए का पद खाली हो गया है। तो एमएलए का पद खाली हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दोबारा से वहाँ उपचुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उपचुनाव कब होता है और वहाँ से कौन विजयी होते हैं। जिनकी भी उम्र 25 साल से ज़्यादा है आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झारखंड के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जुलाई 2024 में मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। अभी वर्तमान समय में क्या हुआ है कि मैया सम्मान योजना के लिए दोबारा से सदन में चर्चा हुई है और पूछा जा रहा है कि अभी तक पैसा भेजा नहीं गया है, क्यों नहीं भेजा गया है, ठीक है। तो इस विषय में बात हो रहा था। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि आपको मैया सम्मान योजना की एक झलक वापस दे दी जाए। तो मैया सम्मान योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में की गई थी और इसकी शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई थी, तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा। इसका काम ये है दोस्तों, तो ये महिलाओं के, ठीक है, उत्थान के लिए काम करने वाली योजना है, ठीक है। मतलब इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में इस रकम को बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस करंट अफेयर से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको बेसिक, ठीक है, ए से लेकर जेड तक, ठीक है, करंट अफेयर देने का प्रयास करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होता है, किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, चलिए दोस्तों सभी को फिर से जोहार झारखंड, जय हिंद।